हम कंटिन्यूएशन कर रहे हैं अपनी लास्ट वीडियो का, जिसके अंदर हमने गॉस थ्योरम आपको बताई थी और फ्लक्स बताया था। तो हम इस वीडियो के अंदर हम गॉस थ्योरम का प्रूफ करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ मस्त मस्त क्वेश्चन करेंगे जो मैंने अपने लास्ट 6 ईयर्स के अंदर जैसे भी क्वेश्चंस गॉस लॉ या फिर फ्लक्स से लेकर देखे हैं वो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आई एम श्योर कि ये वाली वीडियो जो है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी एज पर कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज मैंने वो सारे पॉइंट्स इसमें रखे हैं जो पॉइंट्स यूजुअली मैंने किसी वीडियो में नहीं देखा अभी तक। अगर आपको मिले तो प्लीज़ मेरे को फॉरवर्ड करना, मैं थोड़ा और उसमें से फिर आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। लेकिन ये सब कुछ मैंने कवर किया है इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर जो भी हो सकता है मेरे से, और मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, मतलब अभी जो हमने पढ़ा था ना लास्ट वीडियो में, उसमें हमने ये बोला था कि फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस के लिए, किसी भी 3 डायमेंशन सरफेस के लिए, वो बेसिकली हम गॉस लॉ से निकाल सकते हैं। कैसे? फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, मींस जो क्यू उसके अंदर है वो जो भी उस बॉडी ने कवर अप किया हुआ है, जो उसके अंदर एनक्लोज्ड है, दैट क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज नोन एज द फ्लक्स थ्रू दैट क्लोज सरफेस। ठीक है, बहुत सिंपल था। लेकिन हमें तो प्रूफ भी नहीं किया, हमें कैसे पता कि वो चीज सही है कैसी चीज गलत है? तो उसके लिए उसका प्रूफ हम यहाँ पे समझा रहे हैं। ठीक है, तो प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, इसके अंदर थोड़ा सा यहाँ पे ये लाइन यूजुअली बुक्स में लिखी हुई रहती है, लेकिन क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम इसको एज इट इज ग्रांट कर लिया जाता है और इसके बारे में थोड़ा कम डिस्कशन होता है, मैंने जो देखा है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा इस पर थोड़ा ज्यादा आपको फोकस करूं। तो यहाँ पर क्या है, फॉर स्फेरिकली सिमेट्रिक सरफेसेस होता क्या है कि जब आप गॉस लॉ को प्रूव करते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जहां भी आप देखोगे तो आप ये देखोगे कि उसके अंदर एक स्फीयर बना दिया जाता है, उसके सेंटर में चार्ज रखा जाता है और उससे फिर डेरिवेशन करके आपको आंसर मिल जाता है। यूजुअली जब 12th क्लास में स्टूडेंट होता है तो उसको इस चीज का ध्यान नहीं दिया जाता, वो इस चीज पे ध्यान नहीं भी देता है बिकॉज उस टाइम पे मैच्योर नहीं होता इतना, या फिर इतना ज्यादा थिंकिंग लेवल नहीं होता है कि वो सोचे भी क्या ऐसा भी पॉसिबल था। तो मैं उन सारी चीजों को यहाँ पे पॉइंट आउट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पर मैंने स्फीयर ही क्यों लिया, पहली चीज। दूसरी चीज, मैंने चार्ज सेंटर में ही क्यों रखा, दूसरी चीज। ये दोनों क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है एज पर डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट अभी के लिए मैं इनको एज इट इज लेके चलता हूँ और फिर एट द एंड आई विल गिव यू द आंसर ऑफ दीज 2 क्वेश्चंस। ओके, सो हमने क्या किया, हमने एक चार्ज रखा है, उस चार्ज के चारों तरफ हमने एक स्फीयर बनाया है। दैट स्फीयर इज अ क्लोज सरफेस एंड वी नो दैट फॉर अ क्लोज सरफेस वी कैन अप्लाई गॉस थ्योरम एंड गॉस थ्योरम विल गिव यू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस, इस स्फीयर के अबाउट कितना आएगा या इसके अराउंड कितना आएगा, वो आएगा आपका फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज इसके अंदर सिर्फ एक ही तो चार्ज रखा हुआ है क्यू। सो आपको आंसर तो मिल जाना चाहिए क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, बट वही चीज हम यहाँ पे प्रूव करके दिखाएंगे कि क्या क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आता भी है या नहीं भी आता है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके अंदर सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इस क्यू चार्ज की वजह से एज इट इज सिचुएटेड एट द सेंटर, तो यहाँ से r डिस्टेंस जो इसका रेडियस है आपको पता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये मैं मान लेता हूँ p पॉइंट है, तो एट पॉइंट p E इज इक्वल्स टू kq बाय r स्क्वायर। सिंपल, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है kq बाय r स्क्वायर होता है। तो आप इस डिस्टेंस पे अगर पूछें तो इलेक्ट्रिक फील्ड kq बाय r स्क्वायर है, आप इस पे पूछेंगे तो भी kq बाय r स्क्वायर, इस पे भी सेम सब जगह पे आपको E इज इक्वल्स टू kq बाय r स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट चेंज होंगी, जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछा जाए तो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा रेडियली आउटवर्ड होता है, तो रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। तो क्यू की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ये होगी, जो कि मैंने डायग्राम में आपको दिखा रखी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप दूसरी चीज देखिए, यहाँ पे मैंने एक बहुत छोटा सा डीएस एलिमेंट बनाया, उस डीएस एलिमेंट के अक्रॉस मैं ये चेकआउट करना चाहता हूँ कि यहाँ पे फ्लक्स कितना है, बिकॉज बेसिक डेफिनेशन फ्लक्स की क्या कहती है कि किसी भी सरफेस के अक्रॉस फील्ड लाइंस क्रॉस होनी चाहिए, देन वहां पे फ्लक्स होगा। ठीक है, सो गॉस थ्योरम तो जस्ट एक शॉर्टकट है कि 3 डायमेंशन या फिर क्लोज बॉडीज के लिए आप फ्लक्स कैसे निकालें, बट बेसिक डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो वही चीज हम यूज कर रहे हैं कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि फ्लक्स जो आपका, वो फ्लक्स इस स्मॉल सरफेस के अक्रॉस कितना होगा। तो आपका फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था आपका फाई इज इक्वल्स टू E डॉट ds, दैट इज EDS cos थीटा। अगर आपको याद हो तो मैंने डराइव कराया था यहाँ पर नीचे ऐसे। ठीक है, तो मैंने वो चीज यूज करी है। नाउ फाई E थ्रू द ds एलिमेंट, बस अभी हम छोटे से ds एलिमेंट के अक्रॉस फ्लक्स निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो फ्लक्स अगर आप इतने से एलिमेंट के लिए निकालेंगे तो बहुत स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, तो फ्लक्स की वैल्यू भी छोटी आएगी। तो मैंने उसको किससे डिनोट किया, फाई से ना डिनोट करके मैंने उसे डिनोट किया डी फाई ई।
डी फाई का मतलब क्या हो गया, बहुत छोटा सा फ्लक्स, ठीक है। तो डी फाई इज नथिंग बट ई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस छोटे से सरफेस से पास कर रहा होगा, डॉट डीएस इस सरफेस का एरिया वेक्टर। सो आपको पता है एडीएस को लेगा तो एडीएस कॉस थीटा आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको पता है इस पॉइंट पे, हाँ मुझे पता है, E इक्वल्स टू KQ बाय R स्क्वायर, एंड डीएस क्या है, वो छोटा सा सरफेस उसका एरिया, ठीक है। और कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा मुझे पता है, जब आप ए डॉट बी ओपन करते हैं तो आपको पता है दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है, एंड आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने यहाँ पे शो कर रखी है, और डीएस एक एरिया वेक्टर है। आपको ये भी याद होगा कि एरिया वेक्टर के लिए जो डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर होती है उस डायरेक्शन, उस एरिया पे। तो देखो मैंने जो ये एन कैप बना रखा है दैट इज परपेंडिकुलर, सो मेरे हिसाब से एन कैप इज गिविंग यू द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर का, ठीक है। तो यहाँ से आपको डीएस का डायरेक्शन भी पता है। अब यहाँ से देख भी सकते हैं कि दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो cos थीटा विल गिव यू cos 0 एंड cos 0 इज 1। तो यहाँ से क्या होगा कि cos 0 डालो तो ये 1 हो जाएगा। सो एक ही जगह मैंने वैल्यू डाल दी KQ बाय R स्क्वायर, एंड ds का आपका ds एज इट इज रहा। तो KQ बाय R स्क्वायर ds इज d phi e। तो उस छोटे से सरफेस के अक्रॉस जो फ्लक्स आपका मिल रहा है वो फ्लक्स आपका इतना मिल रहा है, ठीक है। प्रिटी कूल। अभी थोड़ा ध्यान देना है इसमें क्या कि मुझे पूरे स्फीयर के अक्रॉस निकालना है, ना कि छोटे से एलिमेंट के अक्रॉस। क्या मैं ऐसे ऐसे करके सबके अक्रॉस निकाल सकता हूं? हाँ, क्यों? क्योंकि ये जो फ्लक्स है ना, ये फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे डायरेक्शन का तो कोई लोचा है नहीं, यहाँ तो आपको डायरेक्शन का कोई देखना है नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको एक के अक्रॉस निकाला, ऐसे दूसरे के अक्रॉस, सबके अक्रॉस निकालो, फिर सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, सिंपल है ना, विद साइन। ऑब्वियसली फाई इज अ पॉजिटिव, फाई कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज जीरो। सो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि नेगेटिव वैल्यू है तो अलजेब्रिकली आपको वैसे ही ऐड करना है। और आपको एक चीज पता होगी, एज इट इज अ कॉन्टिन्यूअस केस, बिकॉज यहाँ पर आप देखो कि ये जो एरिया है कॉन्टिन्यूअसली जाएगा ना, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कहीं भी जगह है, यहाँ पे कहीं भी जगह, यहाँ पे ऐसे ब्रेक हुआ पड़ा है ऐसे। तो ये डिस्क्रीट केस नहीं है, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस केस, जिसपे सरफेस के ऊपर अगर आप इंटीग्रेशन करने जा रहे हो तो आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा, समेशन का यूज नहीं करेंगे, इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, फॉर टोटल फ्लक्स थ्रू द स्फीयर ड्यू टू क्यू, इस क्यू की वजह से टोटल फ्लक्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ा, आपने इसका इंटीग्रेशन कर दिया। अब इंटीग्रेशन मैंने साइन लगा रखा है, आपको मैं पहले बता चुका हूं कि अगर क्लोज सरफेस है तो आपको ये रिंग बनाना पड़ेगा। तो मैंने बस सिंपल वो नोटेशन बनाया। डी फाई का क्या हो जाएगा, फाई, डी फाई का क्या हो जाएगा, फाई। तो मैंने लिख दिया KQ बाय R स्क्वायर ds। अब थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि अभी तक तुमने इसमें इंटीग्रेशन नहीं किया, तो मैं थोड़े से आपके बेसिक्स क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो आपको ये याद होना चाहिए कि आप इंटीग्रेशन कहाँ पे कर रहे हो। तो आप इंटीग्रेशन कर रहे हो सरफेस पे, तो वेरिएबल उसके अकॉर्डिंग ही देखोगे कि कौन वेरिएबल है कौन कांस्टेंट है। मींस एज यू आर मूविंग ऑन द सरफेस which quantity is changing and which quantity is remaining constant, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो K is a constant, obviously 1/4 pi epsilon होता है, and Q is also a constant 1/4 pi epsilon होता है। बट आप ध्यान दो कि अगर मैं सरफेस टू सरफेस से मूव कर रहा हूं तो क्या R की वैल्यू चेंज हो रही है? R की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो बेसिकली दिस होल क्वांटिटी इज कांस्टेंट ओवर हियर। और आपको ये भी अगर पता होगा तो KQ बाय R स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड मैं यहां से भी देख सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे सरफेस पे एक ही वैल्यू रख रहा है, ठीक है। तो यहां से ये वैल्यू पूरी की पूरी बाहर आ जाएगी, ds बचेगा अंदर बस इंटीग्रेशन के। आपको पता है ds सारे ds का इंटीग्रेशन कर दोगे, देन सरफेस एरिया मिल जाएगा आपको, किसका, स्फीयर का। एंड स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 पाई r स्क्वायर लिखा मैंने यहाँ पर, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r इज द रेडियस, 4 पाई r स्क्वायर, एंड दिस वैल्यू इज व्हाट, k व्हिच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन q एंड बाय r स्क्वायर। तो इस 4 पाई से इस 4 पाई को काट देंगे, इस r स्क्वायर से R स्क्वायर को काट देंगे, Q बाय एप्सिलॉन नॉट बचेगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट बचेगा। मींस तो फ्लक्स जो आ गया आपका, फ्लक्स आपका आ गया Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ऑब्वियस है ये आना भी चाहिए था, क्योंकि ये तो गॉस थ्योरम है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये जब पहली बार हुआ था तब उसको कितना अच्छा लगा होगा जिसने ये करा होगा ऐसा, है ना। तो वो चीज तब की बहुत अच्छी होती है। अभी तो क्या होता है, आपको ऐसा लगता है कि ये सब तो ऑब्वियस है, ये तो बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा एडवांस करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि ये जो रिजल्ट आया इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूँ। देखो यार, यहाँ पे ना मैंने R लिया था इनिशियल, R इज अ स्फीयर, है ना। वो स्फीयर का R क्या मेरे रिजल्ट में आ रहा है क्या? मेरे रिजल्ट में नहीं आ रहा। क्या मेरे रिजल्ट में नहीं आ रहा? तो बताइए, इससे कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। एंड ये चीज आप ध्यान रखना, एवरी न्यूमेरिकल, एवरी डेरिवेशन में आप इसका यूज कर सकते हैं। आपको इनिशियल वेरिएबल अगर आप ले रहे ना खुद से, और वो वेरिएबल अगर आपके रिजल्ट में नहीं आ रहा है, तो पता है क्या, दैट रिजल्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट वेरिएबल। मींस आप उस वेरिएबल की कोई भी वैल्यू ले लीजिए,
आपके आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, पहली चीज। अब ये देखो मैंने कहा था फॉर स्फेरिकली सिमेट्रिक सर्फेसेस। स्फेरिकली सिमेट्रिक सर्फेसेस का मतलब क्या है कि यहाँ पर जब सरफेस ले रहे हो पहले बात तो स्फीयर होना चाहिए, दूसरी बात सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे जो चार्ज है वो चार्ज सेंटर में रखा हुआ है, मींस चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो कैसा बना रहा है, सेम बना रहा है, तो इसलिए ना स्फेरिकली सिमेट्रिक केस है। अब इसमें क्या है कि इसमें अगर मैं चार्ज को उठाकर सेंटर से ना इधर रख दूं या इधर रख दूं या इधर रख दूं, देन क्वेश्चन बहुत हार्ड हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर इसको उठाकर यहाँ रख दूं तो यहाँ पर रखते ही अब अलग अलग पॉइंट पर आर की वैल्यू अलग अलग होगी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अलग अलग। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होने के साथ साथ ये आर की जो वैल्यू यहाँ पर ये कांस्टेंट नहीं रहेगी, और फिर क्या होगा, फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसका, देन आप क्या आपको यह रिजल्ट मिलेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। अब लग रहा है कि हाँ क्या ऐसा हो सकता है, तो हाँ उस वक्त भी आपको यही मिलेगा Q/ε0। हाँ मुझे पता है कि डेरिवेशन करके दिखाओ और ये करो और वो करो, बोलो मत, तो थोड़े ये सोचो कि अभी ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन बहुत हाई लेवल पे चाहिए, तभी आप इसको एक बार अटेम्प्ट कर सकते हो। बट ऐसा तो नहीं है कि इसका आंसर नहीं कर पाएंगे, इसका आंसर करेंगे ऑब्वियसली। अगर आपके पास मैथमेटिकल टूल नहीं है देन कॉन्सेप्चुअली आप कर सकते हैं, बिकॉज फिजिक्स इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या ये आंसर तब भी आना चाहिए। तो मैं देखता हूं कि गॉस थ्योरम कहती थी कि चार्ज आप कहीं भी सिचुएटेड कर लो आपके आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, इट्स जस्ट कि टोटल चार्ज कितना अंदर है, गॉस थ्योरम उस पर डिपेंड करती है ना। तो देखो जब ये चार्ज यहां रखा होगा ना तो आर की वैल्यू कुछ और हो जाएगी, हो जाने दो, रिजल्ट में कहां आर है जो आर चेंज हो जाएगा। दैट इज व्हाई दिस रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस रिजल्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। आप आर को कुछ भी करो, कैसे भी करो, रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस चीज को ध्यान रखना, और ऐसी चीजों को आगे के लिए बता रहा हूं कि जब भी ऐसा कोई वेरिएबल और वो वेरिएबल आपके एंड रिजल्ट में नहीं आ रहा हो ना, तो आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए मैंने गॉस थ्योरम में बताया था कि गॉस थ्योरम के अंदर चार्ज का प्लेसमेंट कहां पर है, इट डजंट डिपेंड, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कि ये कॉन्टिन्यूअस केस भी हो सकता था, कॉन्टिन्यूअस केस भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज मैंने चार्ज को जहां रखा था ना वो डिस्टेंस ही मैटर नहीं करता, वो डिस्टेंस ही नहीं आ रहा, वो डिस्टेंस आएगा तभी तो बोलूंगा ना कि मेरे को यहाँ पे पॉइंट चार्ज चाहिए, पॉइंट चार्ज, बिकॉज आप आर जो है वो ऐसे एक ही पॉइंट से मेजर कर सकते हो, वैसे से मतलब यहाँ पे अगर आपका पूरे में सारे में सरफेस पे चार्ज रखा हुआ है तो आप सबसे तो अलग अलग लोगे ना आर, तो आपका फिर वो R1 R2 R3 आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो आर आ ही नहीं रहा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कॉन्टिन्यूअस केस के अंदर भी आप सेम बस चार्ज उठाओ और आप उसकी वैल्यू वहां पे पुट करो, आपको फ्लक्स मिल जाएगा। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको समझना है इन चीजों के बारे में, ठीक है। सो मैंने क्या किया है, मैंने इसको कुछ क्वेश्चंस में फ्रेम किया है, उन क्वेश्चंस को हम देखते हैं एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको थोड़ा ध्यान रखना। और इन चीज इस वीडियो को मैं बोलता हूँ कि कोई भी वीडियो को शायद शेयर करो मत करो, लेकिन गॉस थ्योरम से रिलेटेड अगर किसी को बहुत अच्छा करना है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो है क्या फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अबाउट फ्लक्स थ्रू अ क्यूब। या फ्लक्स थ्रू अ क्यूब मतलब अभी तो मैंने इसके क्रॉस किया था, अब मैं क्यूब के क्रॉस निकालना चाहता हूँ। सेम थोड़ा समझना कि यहां पर देखो कि मैंने चार्ज रख दिया, अभी देखो आर डिस्टेंस तो सबसे अलग अलग है ना, देखो सारे सरफेसेस अलग अलग है। एंड द सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे एन कैप कैसा होगा, ऐसा, यहाँ पे एन कैप कैसा होगा, ऐसा, यहाँ पे एन कैप कैसा होगा, ऐसा, तो ऐसे करके तो ये आ जाएगा, फिर यहां से फील्ड लाइन मिल जाएंगी। तो देखो फील्ड लाइंस आर नॉट मेकिंग सेम एंगल विद एन कैप, बिकॉज देखो यहाँ पे एन कैप तो इस सरफेस पे तो ऐसे रहेगा, लेकिन हर बार जो फील्ड लाइंस जा रही है वो फील्ड लाइंस हर बार एंगल अलग अलग बना रही है। तो यहां पे ना थीटा इज ऑल्सो वेरिंग एंड आर इज ऑल्सो वेरिंग, बट द आंसर विल रिमेन द सेम बिकॉज द आंसर डजंट डिपेंड ऑन थीटा एज वेल एज आर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है अपने आप में ही, क्योंकि क्या होता है कि हमें ये चीज बस एज इट इज ग्रांट कर लेते हैं कि ये आंसर आएगा और ये कर लेंगे, लेकिन हमें सोचना चाहिए, बिकॉज इसी से जेई और इसी से आगे के एग्जाम्स क्लियर होते हैं, यही छोटी छोटी चीजों से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि ऐसा अगर कुछ बन रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है आपके किसी सॉल्यूशन में, तो आप उस चीज पे इस तरीके से कवर अप कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, व्हाट अबाउट फ्लक्स इन दिस सिचुएशन, मींस अगर ऐसा हो, मींस अगर चार्ज आपका सेंटर में ना हो, थोड़ा साइड में टिल्टेड हो, तो इस केस में फ्लक्स कितना होगा। शायद मैं इसका आंसर दे चुका हूं, मतलब
फ्लक्स होगा आपका Q बाय एप्सिलॉन नॉट, सेम जो मैंने यहाँ पे बताया था, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस r। सेकंड केस का आंसर। नाउ ये मेरा फेवरेट है और ये इसका आंसर यहां से पॉज करके अगर कोई दे सकता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत कम बच्चे हैं जिनसे मैंने क्वेश्चन पूछा और वो इसका आंसर दे पाए। देन कम्स द इजीएस्ट क्वेश्चन बट नॉट सो इजी। यहाँ पे चार्ज रखा है हुआ बाहर और स्फीयर के अक्रॉस आपको फ्लक्स पूछा गया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है अगर आप गॉस थ्योरम यूज करें। गॉस थ्योरम क्या कहती है? गॉस थ्योरम कहते हैं किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज रखा हुआ है वो चार्ज लाओ और उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करो एंड इट विल गिव यू द फ्लक्स। तो फ्लक्स इज नथिंग बट Q बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड Q अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो Q कितना हो गया? 0। देन फ्लक्स कितना आ गया? 0। ठीक है, कंप्लीट, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर मैं फ्लक्स की बेसिक डेफिनेशन में बात करूं, बेसिक डेफिनेशन कहती है कि किसी भी सरफेस से अगर फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं देन वहां पे फ्लक्स होगा। हाँ ऑब्वियसली भाई, फील्ड लाइंस पास कर रही है तो फ्लक्स होगा। तो यहां पर देखो, क्या इससे फील्ड लाइंस पास नहीं करेंगे? करेंगे। अब फील्ड लाइंस अगर पास कर रहे हैं तो फ्लक्स तो आना चाहिए, बट गॉस थ्योरम इज गिविंग यू 0 फ्लक्स, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है। अभी ये चीज कैसे क्लैरिफाई करते हैं, थोड़ा उसको ध्यान देते हैं। तो यहां पे मैंने कुछ बनाया है, मैंने कहा कि नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट। एक चार्ज रखा, पॉजिटिव चार्ज, आपको पता है पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में आपकी फील्ड लाइंस जाती हैं, तो ये मैंने रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में फील्ड लाइंस बना रखी है। एंड आपको पता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है और एन कैप मींस परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमेशा सरफेस पे, स्फीयर पे कैसा होता है? ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो हमेशा जो cos थीटा होगा दैट इज ऑलवेज cos 0, ठीक है। एंड फ्लक्स में मैंने बताया था फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी 0, इट डिपेंड्स ऑन दैट थीटा। इफ थीटा इज लेस देन 90 देन फ्लक्स इज पॉजिटिव, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 देन फ्लक्स इज नेगेटिव, एंड इफ थीटा इज इक्वल टू 90 देन फ्लक्स इज 0। तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि cos 0 आ रहा है, देन cos 0 से मतलब फ्लक्स हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो मींस मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी चार्ज अंदर रखा हुआ है और उसकी वजह से फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं, ये बाहर निकल रही है ना सारी, तो उससे हमेशा फ्लक्स पॉजिटिव आता है। सेम फॉर माइनस क्यू चार्ज। अब आपको ये पता होना चाहिए कि माइनस क्यू चार्ज अगर ऐसे रखा हुआ है तो हमें पता है कि माइनस से हमेशा फील्ड लाइंस इनवर्ट जाती हैं। So these are the direction of electric field lines, and आपको पता है एन कैप की डायरेक्शन तो बाहर होगी, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाई थी बाहर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एन कैप की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है, मींस 180 डिग्री का एंगल है। हमें क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि EDS cos थीटा होता है ना, तो cos थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। तो आपको पता होना चाहिए एरिया वेक्टर जो वो नीचे जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रहा है, देन इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ, दीस टू आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, ठीक है। एंड 180 डिग्री इज -1, cos 180 इज -1, तो फ्लक्स इज नेगेटिव। तो यहाँ पे फ्लक्स नेगेटिव आ रहा है। सो इट रिजल्ट्स कि अगर फील्ड लाइंस किसी भी सरफेस के अंदर जाती हैं देन दे विल गिव राइज टू नेगेटिव फ्लक्स, ठीक है। सो एज अ होल रिजल्ट क्या है? इफ फील्ड लाइंस आर कमिंग आउट फ्रॉम द क्लोज सरफेस, then they will give rise to positive flux. And if they are going inside the closed surface, then they result in negative flux. बिल्कुल सही है, इसको एज इट इज पॉइंट पे मेंशन कर लेना, बिकॉज इससे बहुत सिंपल तरीके से आप क्वेश्चन को क्लियर कर पाएंगे कि किसमें पॉजिटिव फ्लक्स है, किसमें नेगेटिव फ्लक्स है, ठीक है। सो इस चीज का मैं यूज यहाँ करता हूँ। देखो क्या हो रहा है कि आप अगर इसको थोड़ा क्लोजर लुक से देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे, जैसे फील्ड लाइंस जैसे अंदर गई तो उधर से बाहर भी निकलेंगी। ऑब्वियसली इट इज अ स्फीयर एंड चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, तो आपकी फील्ड लाइंस यहाँ से जाएंगी अंदर, उधर से बाहर निकल जाएंगे, बिकॉज 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट है। तो क्या होगा कि देखो इधर भी एक ये सरफेस है, अब सरफेस से फील्ड लाइंस अंदर जा रही है। अब आपको पता है ये डायरेक्शन जो है किसकी डायरेक्शन है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। और देखो अगर मैं यहाँ पे आपसे एन कैप पूछूं तो एन कैप हमेशा आप पता है परपेंडिकुलर डलेगा आपको सरफेस पे, तो ये डल गया परपेंडिकुलर। तो अब देखो ये एंगल E और थीटा के बीच का जो एंगल है, जो E और एन कैप के बीच का एंगल, ये एंगल क्या 90 से ज्यादा नहीं लग रहा आपको? ऑब्वियसली 90 से ज्यादा ही है, और 90 से ज्यादा है तो आपको पता है इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 देन फ्लक्स विल बी नेगेटिव। सेम को इधर देख सकते हो आप, अगर इधर से आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आएगा तो ये आपको परपेंडिकुलर डालेगा, तो ये आपका 90 डिग्री से ज्यादा आएगा। मींस जब फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं तो फ्लक्स कैसा आ रहा है? नेगेटिव, जो कि मैंने यहाँ भी लिखा और जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। अगर फील्ड लाइंस अंदर जाती हैं, देखो फील्ड लाइंस अंदर जा रही है, देन दिस phi1 ड्यू टू दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
विल रिजल्ट इन नेगेटिव फ्लक्स। ठीक है, सेम अगर मैं पे पॉजिटिव पे ध्यान दूं तो देखो फील्ड लाइंस ऐसे बाहर निकली, इधर से गई, इधर से बाहर निकली, तो यहां से अगर तुम इस पे परपेंडिकुलर डाल दोगे तो परपेंडिकुलर ऐसा होगा, यहाँ पे डालना चाहो तो ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे डालोगे तो ऐसा हो जाएगा। बट दीज ऑल area vectors are making an angle which is less than 90 degree, so they result in a positive flux, phi 2 is equals to positive। तो यहाँ पर क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, इतना अंडरस्टूड आपको हो गया होगा। ठीक है, बस एक मेन चीज जो है वो आपको थोड़ी ध्यान देनी है, वो क्या है, कॉमन सेंस कहते हैं इसे, कि आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कितनी फील्ड लाइंस जाएंगी अंदर, मान लो 10 जा रही हैं, तो वहां से कितनी बाहर आएंगी, ऑब्वियस आंसर है 10, बिकॉज यहां से जो फील्ड लाइंस आ रही है बीच में कोई एब्जॉर्ब करने के लिए नहीं है, तो जितनी फील्ड लाइंस आपके अंदर जा रही हैं उतनी फील्ड लाइंस आपकी बाहर निकलेंगी। अब जब आपको पता है कि मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ एरिया इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया, तो आपको पता होना चाहिए अगर 10 फील्ड लाइन इधर से जा रही है, 10 फील्ड लाइन इधर से निकली हैं, तो जो यहाँ पे फ्लक्स बना है वो फ्लक्स मान लो 50 बना, तो यहाँ पे भी फ्लक्स वो 50 ही बनना चाहिए, बिकॉज सेम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू बोथ द सर्फेसेस। बट इनके मैग्नीट्यूड सेम हो सकते हैं, इनके जो साइन है वो कैसे है, अपोजिट, तो phi1 इक्वल्स टू phi2 बट दे बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट, तो टोटल फ्लक्स अगर आपको निकालना है तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, बिकॉज दीज आर स्केलर क्वांटिटीज, तो आप इनको जब ऐड कर देंगे तो आपको टोटल फ्लक्स क्या मिल जाएगा, 0। यही था क्या आंसर, हाँ यही था, बिकॉज टोटल फ्लक्स 0 आना ही चाहिए, क्योंकि गॉस थ्योरम कहती है टोटल फ्लक्स 0 आएगा। सो कभी कभार हमारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा डिफर कर जाते हैं और हम ऐसी सिचुएशन में आंसर कुछ और लगा के आ जाते हैं। कुछ किसी को गॉस थ्योरम याद होगी तो वो ये कर देगा, किसी को ये याद होगा कि फील्ड लाइंस जा रही है तो कुछ तो फ्लक्स आएगा, ऑब्वियसली फ्लक्स नॉन जीरो आएगा। देयर कैन बी 4 ऑप्शंस ओवर हियर, phi is equals to 0, phi not equals to 0, phi can be positive, phi can be negative, so any of the options are there, but आपको अगर कंसेप्चुअली चलना है तो आप इस तरीके से चल सकते हैं। सो आई होप ये सारी चीज आपको समझ में आई होंगी, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स है या कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग फ्लक्स और गॉस थ्योरम, तो आप उन क्वेश्चंस को या फिर उन जो भी चीज़ें हैं, जो भी असाइनमेंट्स हैं, उनको आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल दोज क्वेश्चंस। एंड उसके बाद ये वीडियो इतना ही, ठीक है, तो कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छा लाएं और आपको और अच्छे से समझाएं और बता पाएँ। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय।